हेलो गाइस, तो हम लोग आ गए एक नए वीडियो पे और आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 के लिए फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्लास। और इस क्लास में आपको क्या करूंगा कि जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है उन सभी फार्मूलों को आज मैं बता दूंगा, क्योंकि फार्मूला से 5 से 6 क्वेश्चन तो आने ही आने वाले हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन गलत ना हो तो इस पूरे वीडियो में बने रहिएगा। आप एग्जाम में उतना बेहतर करने वाले हैं जितना खुद से वादा नहीं करते हैं। और देखिए, आप लोगों ने तो अनुमान लगा ही लिया होगा कि जो कल के पेपर में गया होगा उसको तो पता लग गया होगा कि कितना आसान आसान क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। और बताइए कि मैं कल ही के वीडियो में मैंने मोरूला के बारे में बताया था, मोरूला एग्जाम में आ गया था। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आया था ना कि पूछिए मत। इसलिए आपको प्रॉपर तैयारी करके जाना है। और आज मैं जितने भी फार्मूला बता रहा हूं ये समझ लीजिए कि पूरे जितने चैप्टर में फार्मूले हैं उन सभी फार्मूलों को आज मैं बता दूंगा, जो कि आप एग्जाम में जाएंगे तो यहां से बहुत ही मदद मिलने वाली है आपको। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं। जिसमें पहला चैप्टर क्या है, विद्युत आवेश और क्षेत्र। तो इसमें सबसे पहले दो क्वेश्चन आपको आ जाता है कि समान आवेश क्या करते हैं। तो आपको याद रखना है कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अगर समान आवेश रहता है कि प्लस क्यू, अगर एक ही प्रकार का आवेश रहेंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि विपरीत आवेश क्या करते हैं। तो विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और आवेश कितने प्रकार का हो, दो प्रकार के, एक धन आवेश एक ऋण आवेश। और इसके बाद से आपको याद रखना है कि आवेश के गुण कितने हैं। तो एग्जाम में ऐसे भी दो क्वेश्चन आ जाए, 2 नंबर वाला क्वेश्चन पूछ देता है कि आवेश के कितने गुण होते हैं बताइए। तो आपको याद रखना है कि आवेश के 3 गुण होते हैं। एक होता है क्वांटिमकरण, दूसरा योज्यता और दूसरा तीसरा संरक्षी। मतलब क्या हुआ अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो पूछ देगा कि आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है। तो आपको बताना है कि आवेश के क्वांटमीकरण उसे कहते हैं जिसमें कोई भी आवेश होता है वह पूर्ण गुणज के रूप में होता है। मतलब कहने का मतलब वो बट्टा में नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वांटमीकरण कौन दर्शाता है, तो Q बराबर Ne। और योज्यता का नियम क्या कहता है, तो आवेश समेता जब भी आपको उसको ऐड किया जाता है तो बीजगणितीय नियम का पालन किया जाता है। और संरक्षी का मतलब क्या होता है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है। तो आपको बताना है कि आवेश संरक्षण सिद्धांत उसे कहते हैं कि ना ही हम लोग आवेश को बना ही सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। समझ रहे ना, ना ही हम लोग आवेश को बना सकते हैं और ना ही क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। तो आप लोग को ये भी आपको तीनों याद रखना है। आवेश के गुण में ये तीनों के तीनों आपको क्या करना है, याद कर ही लेने हैं। अगला है कि कूलाम के नियम का फॉर्मूला क्या निकलता है। तो कूलाम के नियम का फॉर्मूला निकलता है क्या चीज, F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई में क्या आर के स्क्वायर। या हो सकता है कि हम K को हटा दें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। और इंटू Q1 Q2 बटा में क्या चीज आर के स्क्वायर। तो ये कूलॉम के नियम से ये क्या बल का फॉर्मूला निकलता है, जो कि आपको याद रखना ही रखना है। ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि कूलाम के नियम से कौन सा बल का फॉर्मूला निकलता है, तो आप लोग को याद रख लेना है। और जिसमें से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है ये भी आपको याद रखना ही रखना है। कितना होता है, 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। ये आपको याद रख लेना है। और मैं पूरा भरोसा करता हूं कि जितने भी कुछ आज बताने वाला हूं उसको याद करके जाइएगा। देखिए, आप ऐसे एग्जाम में चले जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए प्लीज जितना बताऊंगा याद रखिएगा। वेक्टर रूप आपको याद रखना है, कूलाम के नियम का वेक्टर रूप आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अध्यारोपण सिद्धांत। अध्यारोपण सिद्धांत का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और देखिए एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है ये भी आपको याद रखना है। कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.84554 गुणे 10 के पावर माइनस 12 कूलाम स्क्वायर बट्टा में क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये प्लीज आपको मान याद रख लीजिएगा, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि ये 2025 में आ रहा है। इसलिए प्लीज इसको मत छोड़िएगा और इसको याद कर ही लेना है। जो छोड़ेगा वो एग्जाम में बेहतर नहीं करेगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग याद रख लीजिएगा, जितना कुछ मैं बता रहा हूं याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का मान कितना होता है। तब विद्युत क्षेत्र तीव्रता का फॉर्मूला ये भी हो सकता है। दूसरा नंबर ये भी हो सकता है, E बराबर में क्या चीज K इंटू Q बटा में आर के स्क्वायर। या ये भी हो सकता है
ई बराबर में क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई में आर स्क्वायर। प्लीज आप लोग याद रख लेना है। देखिए जितने भी फॉर्मूले हैं ना सब याद रखना ही रखना है। अगला देखिए क्या है, वेक्टर रो आपको याद रखना है। सापेक्षित विद्युतशीलता का ये याद रखना है, जिसमें एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता और ई माध्यम की विद्युतशीलता दर्शा रहा है, याद रखना है। अगला देखिए क्या है, रेखीय आवेश वितरण का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको याद रखना है। पृष्ठ आवेश का वितरण का फॉर्मूला क्या होता है, आवेश वितरण का, आयतन वितरण का, आवेश के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र जो निकलता है उसका याद रखना है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का याद रखना है। विद्युत द्विध्रुव का उत्पन्न विद्युत क्षेत्र याद रखना है। और ये तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि विद्युत द्विध्रुव कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र अगर अक्षीय स्थिति होगा तो ये फॉर्मूला होगा, और निरक्षीय स्थिति होगा तो ये फॉर्मूला होगा। इन दोनों फार्मूले में से कोई ना कोई तो एग्जाम में आने ही वाला है। और मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन कर देता हूं, उसका आंसर आप लोग बताइएगा। पहला कि विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, इसका आंसर बताइए। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है क्या, ये बताइए। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, कमेंट करके बताइए। तीनों का आंसर हमें चाहिए ही चाहिए। ऐसा कोई भी नहीं होगा जो न बताए तो एग्जाम में बेहतर करने वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगला है कि एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, टॉ बराबर में क्या होता है पीई इंटू साइन थीटा, या ये होता है टॉ बराबर में क्या पी इंटू ई। प्लीज याद रख लीजिएगा। अगला देखिए इसका वेक्टर रूप क्या है, विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, याद रख लीजिएगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट में है गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय 5 नंबर में भी आ जाता है कि गॉस प्रमेय को सिद्ध करिए। गॉस प्रमेय क्या होता है और गॉस प्रमेय को सत्यापित करिए, क्वेश्चन क्या हो जाता है, आ जाता है। इसलिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। और आपको ये फॉर्मूला पहले याद रखना है, फाई बराबर में क्या होता है, फाई ई इंटू क्या होता है बराबर में क्या क्यू बाई क्या एप्सिलॉन नॉट, या इसको ऐसे भी दे देता है, फाई बराबर में क्या दे देता है, यहाँ पे देता है 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्या दे देता है, क्यू में दे देता है। ये भी आपको याद रख लेना है। अगला देखिए क्या है कि गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है। तो गॉस प्रमेय का उपयोग कहाँ किया जाता है, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र निकालने में किया जाता है, जो कि ये फॉर्मूला है। और क्या, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए किया जाता है, ये आपको दूसरा फॉर्मूला निकलता है। तो गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग भी अगर आपसे पूछ दे तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला देखिए क्या है, दूसरा चैप्टर का नाम क्या है, स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता। ये भी चैप्टर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, तो स्थिर विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है, पहले बताइए कि स्थिर विद्युत विभव किसे कहते हैं, जरूर कमेंट करके आप इसका आंसर बताइएगा। और आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि V बराबर क्या होता है, वर्क बाई क्या होता है, आवेश होता है। और दूसरा क्या, विभवांतर का भी परिभाषा बताइए, और ये फॉर्मूला याद रखना है विभवांतर का। देखिए और इसका एसआई मात्रक भी आपको कमेंट करके जाना है। विद्युत विभव का, विभवांतर का, कार्य का आप लोग को फॉर्मूला बताना है, और ये तीनों का फॉर्मूला याद रखना है। वेग का क्या फॉर्मूला होता है ये भी आपको याद रखना है। और इसके साथ साथ देखिए क्या है, विद्युत प्रवणता किसे कहते हैं। हमें उम्मीद है कि 2025 में आ रहा है कि विद्युत प्रवणता किसे कहते हैं, और विद्युत प्रवणता का ये जो फॉर्मूला है प्लीज आप लोग याद रख लीजिएगा। एक एक बार इसको अच्छे से देख के जाना आपको। अगला क्या है, रेखीय समाकलन के रूप में विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको याद रखना है। बिंदु आवेश के कारण, ये 5 नंबर में पूछा जाता है क्वेश्चन कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव निकालिए, जो कि फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर होता है। ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन मैं ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा। मैं यहाँ पे आप लोग का ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ कि कहाँ से पूछा जा सकता है। अगला है कि विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में फॉर्मूला क्या होगा, आपको याद रखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बट्टा में R के स्क्वायर, और निरक्षीय स्थिति में 0। और मैं बता देता हूं कि इन दोनों में से कोई ना कोई आएगा ही आएगा। ये आपको ध्यान रख लेना है कि 9 है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। विद्युत द्विध्रुव कारण अक्षीय स्थिति में पूछ देगा या निरक्षीय में, तो निरक्षीय में 0 होता है, और अक्षीय में क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बाई आर के स्क्वायर। तो याद रखना है आपको। अगला है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव क्या होगा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगला क्या है कि स्थिर विद्युत स्थिति का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है।
इसके साथ देखिए क्या है, विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य का फॉर्मूला आपको याद रख लेना। ये तीनों, अगर 0 डिग्री होगा तो ये फॉर्मूला, 90 डिग्री होगा तो ये, और 180 होगा तो ये वाला फॉर्मूला। और वही यहाँ पे देखिए क्या है, विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपको याद रखना है, जो कि दिया हुआ है 0 डिग्री पे, 90 डिग्री पे और क्या 180 डिग्री पे दिया हुआ है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, एक समान आवेशित पतले गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होगा, जिसमें क्या खोल के बाहर के विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो ये वाला, खोल के भीतर का तो ये वाला, आंतरिक का ये वाला। ये सब आप लोग को फिजिक्स में पढ़ाया गया होगा और एक एक फॉर्मूले को सिद्ध कराया गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक समान आवेशित चालक के गोले के कारण विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या है। अगर बाह्य बिंदु पर निकालेंगे तो ये वाला फॉर्मूला हो जाता है, गोले के अंदर निकालते थे ये, और आंतरिक बिंदु पर निकालते हैं तो ये वाला फॉर्मूला हो जाता है। अगला विद्युत धारिता, जो कि सबसे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट है, वो है विद्युत धारिता, जिसका फॉर्मूला होता है C बराबर में क्या, Q बाई V। ऐसे भी दे देता है कि Q बराबर C बराबर में, ऐसे भी उसका फॉर्मूला आ जाता है C बराबर में Q और क्या V इनवर्स। तो ये भी आपको याद रखना है। पहले तो आपको याद रखना है कि विद्युत धारिता की परिभाषा क्या है, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है। कौन बताएगा कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, तनी बता दीजिए कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है। और इसके साथ साथ बताना है कि 1 फैराडे बराबर कितना होता है, कितना कूलम होता है। इन दोनों का आंसर कमेंट में बताइए, और जो प्रॉपर पढ़ रहा होगा वो तो अच्छा करेगा ही करेगा, ना का सवाल ही नहीं है। अगला क्या, विलगित गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है आपको याद रखना है, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और K इंटू में क्या होता है, A होता है। और क्या, आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला ये तीनों टाइप से आ सकते हैं, ये U बराबर में 1 बाई क्यू भी, या वो ये आ सकता है, या U बराबर में क्या 1/2 CB स्क्वायर। तो ये तीनों याद रखना है, एक नहीं याद रखना है, तीनों के तीनों आप लोग को देख लेना है। अगला देखिए क्या है, आवेशित समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच कौन सा फॉर्मूला निकलता है, ये याद रखना है। और क्या, समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला याद रखना है। उसके साथ क्या, ऊर्जा घनत्व का याद रखना है। और इसके साथ क्या, ये वाला देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा जाता है तो ये वाला फॉर्मूला निकलता है, याद रखना है। श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आपको देखिए, जब भी संधारित्र को आपस में कनेक्ट किया जाता है, संधारित्र के श्रेणी क्रम में का फॉर्मूला क्या होता है, इस पर का बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ये श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम से एक क्वेश्चन तो तय रहता ही रहता है, इसलिए इस क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा। और इस पे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा फॉर्मूले पे बैठा के आपको बना देना है, और आपका सही होना ही होना है, ना का सवाल नहीं है। अगला देख लेते हैं विद्युत धारा चैप्टर के बारे में कि विद्युत धारा में क्या क्या है। तो देखिए, विद्युत धारा में सबसे पहले विद्युत धारा का परिभाषा याद रखना है, और इसके साथ साथ इसका फॉर्मूला क्या होता है, और आपको इसका SI मात्रक क्या होता है कमेंट में बताइए। अगला इसी के साथ ओम के नियम कौन दर्शाता है, V बराबर में क्या चीज, आयर बताता है। इसके बाद का विशिष्ट प्रतिरोध, देखिए इन सबका जितने भी आपको दिखाई देगा, विशिष्ट प्रतिरोध, अपवाह वेग, धारा घनत्व, इसका SI मात्रक भी आपको ढूंढ लेना है, याद रख लेना है। और इसके साथ साथ इसका परिभाषा भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, भी ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि खाली फार्मूला रट जाइएगा। देखिए आपके लिए जरूरी क्या है, आपके लिए SI मात्रक जरूरी है, और इसके साथ साथ आपको क्या जरूरी है, बीमा जरूरी है। और इसके साथ आपको क्या जरूरी है, SI मात्रक, बीमा, फॉर्मूला, परिभाषा, ये 4 चीज अगर कवर रहते हैं तो फिजिक्स में आप अच्छा करेंगे ही करेंगे। और देखिए, मैं इतना उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि बायो का पेपर हार्ड था, मैं मानता हूं इस बात को, और उसमें भी MCQ भारी था। जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो तो आसान था, लेकिन MCQ बहुत क्वेश्चन जो है हार्ड क्वेश्चन दिया गया था, जो कि NCERT से जुड़ा हुआ नहीं था। इस बात को मैं भी मानता हूं, लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि एक पेपर अगर खराब जाता है ना, तो अगला पेपर आपका अच्छा होगा ही होगा। इस बात को ध्यान रखते हुए पढ़िए, आपको पढ़ना बेहद जरूरी है। अगर नहीं पढ़ते हैं ना तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। अगला देख लेते हैं क्या दे रखा है, तो इसका क्या क्या याद रखना है, ओम के नियम क्या है, सत्यापन करना है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, इसका फॉर्मूला भी याद रखना है, और इसके साथ साथ इसका SI मात्रक परिभाषा, अपवाह वेग क्या है, इसका भी देखिए, ये 3 प्रकार का फॉर्मूला है,
ये तीनों में से कोई आ सकता है। धारा घनत्व का फॉर्मूला, इसके साथ साथ इसका एसआई मात्रक, इसकी बीमा आपको याद रखना है। उसी तरह देखिएगा आई और VD के बीच संबंध कैसे निकलता है आपको याद रख लेना है कि धारा, विद्युत धारा और क्या अपवाह आवेग के बीच संबंध क्या होता है। ये संबंध भी आपको आपके सर फिजिक्स वाले निकलवाए होंगे। इस संबंध भी आ सकता है 2 नंबर में। आई और V के बीच संबंध क्या, ये भी याद रखना है। गतिशीलता, देखिए J और V के बीच पूछा था, गतिशीलता क्या होता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, याद रखना है। उसी तरह विशिष्ट चालकता का फॉर्मूला ये देखिए आपको याद रखना है, इसका एसआई मात्रक याद रखना है, सब कुछ याद रखना है। अगला क्या है कि ताप का प्रतिरोध निर्भरता किस पर करता है, याद रखना है। प्रतिरोध के संयोजन श्रेणी क्रम के लिए कौन फॉर्मूला है, समानांतर क्रम के लिए कौन फॉर्मूला है, याद रखना है। उसी तरह गतिक प्रतिरोध का ये फॉर्मूला, विद्युत शक्ति का फॉर्मूला, उसके साथ एसआई मात्रक। देखिए सेल का आंतरिक वाहक बल, जिसको हम लोग क्या ईएमएफ भी कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसका एसआई मात्रक, इसका परिभाषा और इसका फॉर्मूला प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करते हैं और भरोसा करते हैं कि याद कर ही लेंगे। अगला विद्युत ऊर्जा का ये फॉर्मूला याद रखना है। टर्मिनल विभवांतर 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए टर्मिनल विभवांतर का परिभाषा भी याद रखिएगा और ये फार्मूला आपको याद रखना है। और देखिए किरचॉफ के नियम सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला कोई क्वेश्चन है ना, वो किरचॉफ के नियम 2 नंबर में पूछ देता है या 5 नंबर में भी। किरचॉफ के नियम टोटल 2 होते हैं। आप लोगों से मैं पूछना चाहूँगा कि किरचॉफ का पहला नियम किस पर आधारित होता है और किरचॉफ का दूसरा नियम किस पर आधारित होता है, कमेंट में ज़रूर बताइए। और किरचॉफ के नियम पढ़ लीजिएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं। और इसके साथ साथ इसका फार्मूला भी आपको पढ़ लेना है। और देखिए क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज सेतु, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका उपयोग किस में किया जाता है, अज्ञात प्रतिरोधों को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो ये फार्मूला भी आपको याद रख लेना है। अगला मीटर सेतु भी आपको याद रख लेना है हर हाल में। मीटर सेतु का फार्मूला, मीटर सेतु के बारे में डिटेल, विभव मापी के बारे में डिटेल, इसका फार्मूला तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये आपको प्रतिरोधा के ताप के निर्धारता याद रख लीजिएगा। अगला चौथा क्या है, देखिए क्या है कि गतिमान आवेश और चुंबकत्व क्या है। तो देखिए क्या है, बायो सावर्ट के नियम आप लोगों तो जानते ही होंगे कि बायो सावर्ट नियम कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये फार्मूला तो निकालना है। देखिए एग्जाम में क्या पूछता है, बायो सावर्ट लॉ से आप क्या समझते हैं। तो बायो सावर्ट के लॉ आप लोग समझ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और आपको ये डिटेल आपको ध्यान रखना है, ये फार्मूला भी। और आपको जितना हेडिंग दिया गया है समझिएगा को सारा इंपॉर्टेंट है तो है, याद रखिएगा। अगला क्या है, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट के बीच संबंध क्या है, याद रखना है। इसके साथ देखिए क्या है, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, ये याद रखना है। और एम्पियर के परिपथीय नियम, ये हमें लग रहा है ना कि ये 2025 में दे रहा है, वो भी 1-2 नंबर में नहीं 5 नंबर में। तो देखिए एम्पियर के नियम पहले लिखना पड़ेगा, फिर उसके बारे में उसको डिटेल क्या करना पड़ेगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज पढ़ लीजिएगा। अगला अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के बीच चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखना है। देखिए परिनालिका के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, परिनालिका का फॉर्मूला है। टोराइड के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, ये फॉर्मूला याद रखना है। टोराइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, लॉरेंज बल पढ़ लीजिएगा आप लोग, लॉरेंज बल क्या होता है। देखिए हेडिंग जितना भी लाए हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, समझ लीजिएगा। ये लॉरेंज बल का फॉर्मूला, ये दोनों आपको याद रख लेना है। उसी तरह देखिए क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति का फॉर्मूला, ये आपको याद रख लेना है। अगला साइक्लोट्रॉन, ये आप 5 नंबर में पूछा जाता है। और साइक्लोट्रॉन का फॉर्मूला क्या है, याद रखिएगा। और धारावाही चालक पर यह बल का फॉर्मूला है, जो कि आपको याद रखना है। अगला है क्या कि धारावाही वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, ये बहुत ज़्यादा 5 नंबर में निकालने के लिए आता है, इसलिए इसको याद रखना है। उसी तरह आपको याद रखना है कि परिमित लंबाई के अरुजीय धारावाही चालक कारण चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है। दंड चुंबक पर बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुवों की स्थिति ऊर्जा क्या होता है। अगला क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय चुंबकीय अक्ष का ये अक्षीय स्थिति पर निरक्षीय पर याद रख लेना है। देखिए चल कुंडली गैलेनोमीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 5 नंबर में पूछ देता है।
इसलिए इसका फॉर्मूला जितने भी लिखा है विक्षेप के कारण धारा सुग्राहिता क्या होता है, वोल्टेज सुग्राहिता क्या होता है, इसकी फॉर्मूला क्या होती है, सब डिटेल आप लोग पढ़ लेना है। उसी तरह क्या घूमते हुए इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, इसके बारे में आप लोग को पढ़ लेना है। और क्या लंबी परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, मोहर मैग्नेट का फॉर्मूला क्या होता है, संयुक्त विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की स्थिति ये पढ़ लेना है। और क्या अगला चैप्टर मैं आप लोग को अगले वीडियो में लाऊंगा, क्योंकि बड़ा चैप्टर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या पढ़ना है इसके बारे में फिर बता देता हूं। आपको जितने भी हेडिंग दिलवाया गया उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है, फॉर्मूला जितना है वो पढ़ना ही पढ़ना है, इसके साथ साथ एसआई मात्रक भी पढ़ लीजिएगा। और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग पढ़ते रहिए, आपको बहुत बेहतर करने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद।